Assalamualaikum students. In this video we will be discussing about postmortem hemorrhage. Postmortem hemorrhage basically it is an obstructive emergency, most important cause of maternal mortality in maternal mortality. पोस्टमार्टम हेमरेज को बेसिकली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी पोस्टमार्टम हेमरेज और सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज. प्राइमरी पोस्टमार्टम हेमरेज कैन बी डिफाइंड एज एनी वेजाइनल ब्लीडिंग more than 500 ml in the first 24 hours after the delivery. It is further categorized into two types, minor and the major. Minor में 500 to 1000 ml blood loss होगा with no clinical shock. Major में greater than 1000 ml blood loss होगा. सेकेंडरी PPH वो होती है जिसमें हमारे पास वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर 24 hours to 12 weeks आफ्टर द डिलीवरी हो. ठीक है, हम लोग इसको डायग्नोज कैसे करेंगे. बेसिकली ब्लीडिंग जो है ना हमारे पास बहुत ज़्यादा हो रही होगी, ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड होगी. क्या क्या सिम्टम्स मिल सकते हैं, एंजाइटी हो गई, थर्स्ट हो गई, रेस्टलेसनेस हो गया, नोज़िया, कोल्ड पेन, डिजीनेस, ये सब हम लोग को ना सिम्टम्स मिलेंगे. और साइंस हम लोग क्या क्या मिल सकते हैं कि राइजिंग फंडस हो, पेरिटोनिज्म हो, रिड्यूस यूरिन आउटपुट हो, टैकेपनिया हो, टैकीकार्डिया हो, हाइपोटेंशन हो, क्योंकि ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है ना तो इसलिए हाइपोटेंशन हो जाती है, नैरो पल्स प्रेशर हो. इन सब के ये सब सारे साइन और सिम्टम्स होते हैं पोस्ट हेमरेज के. अब क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं हम लोग देख लेते हैं. बेसिकली इसके कॉजेज़ को हम एज अ निमोनिक याद कर लेते हैं कि 4 T's होते हैं, टोन, टिश्यू, ट्रॉमा, थ्रोम्बिन. टोन एबनॉर्मेलिटी ऑफ द यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन और द यूट्राइन एटोनी. टिश्यू रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन रह जाते हैं जिसकी वजह से PPH होता है. ट्रॉमा ऑफ जेनाइटल ट्रैक्ट. थ्रोम्बिन कोगुलेशन डिफेक्ट है. इस तरीके से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं. अगर हम लोग यूट्रस एटोनी की बात करें तो ये कॉमन है कॉज है पोस्टमार्टम हेमरेज का. ये जो है ना इसमें यूट्राइन इन्वर्जन भी हो जाती है, यूट्रस रप्चर भी हो सकता है, तो टोन इंक्रीज़ हो जाती है. ठीक है, अगर हम फर्दर बात करें यूट्रस का, यूट्राइन एटोनी का है तो 75 to 90% ऑफ केसेस में यूट्राइन एटोनी की वजह से पोस्टमार्टम हेमरेज हो रहा होता है. इसमें ना मेनली यूट्राइन एटोनी मैक्रोस्कोमिक बेबी की वजह से भी हो सकती है, पॉलीहाइड्रोमेनास की वजह से, मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से, जैसे प्रीवियस PPH की हिस्ट्री हो, हाई पेरिटी हो, प्रोलॉन्ग लेबर हो, एनीमिया हो या क्रोनिक एमनियोनाइटिस हो, इसकी वजह से जो है ना यूट्राइन एटोनी हो जाती है. ठीक है, टिश्यू रिटेन प्लासेंटा रह गया है कोई, उस वजह से PPH हो रहा है. ट्रॉमा 5 to 10% ऑफ केसेस में ट्रॉमा की वजह से PPH हो रहा था. ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी है, वैक्यूम फोर्सेप डिलीवरी है, सिजेरियन सेक्शन है या मेडिलेटरल एपोस्टेक्टोमी है. थ्रोम्बिन में प्लासेंटल अब्रप्शन है, प्री एक्सिस्टिव ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया है, पेशेंट और एंटीकोगुलेंट थेरेपी है, इसकी वजह से PPH हो रही होती है. ठीक है, ये तो फर्दर हमारे पास ना कुछ कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हो रही होती है. कुछ ना और कॉमनेस्ट कॉज में हमारे पास आ जाता है यूट्राइन एटोनी की बात की हम लोगों ने. ठीक है, इसके अलावा हम इसको मैनेज कैसे करेंगे. एक तो हमारे पास है प्रिवेंटिव मैनेजमेंट, दूसरी है हमारे पास प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है, दूसरा है हमारे पास ऑब्जर्वेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट. प्रिवेंटिव हम इसको बेसिकली PPH को PPH को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि रेगुलर एंटीनेटल केयर हो, जिसकी वजह से हमें रिस्क फैक्टर्स पता चल सकें कि उनमें क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि ना जिसकी वजह से PPH हो सकता है. जैसे हम रिस्क फैक्टर्स की हमने बात की, प्लासेंटा प्रीविया हो सकता है, एक्रिकेटा हो सकता है, मल्टीपल सिजेरियन सेक्शन है या प्रीवियस हिस्ट्री है उसकी PPH की. ठीक है, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हम लोग को ना इससे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि पेशेंट को PPH का रिस्क ज़्यादा है, तो उसको पहले से ही जो है ना प्रिवेंशन करना शुरू कर देंगे उसकी. ये ऐसे प्रिवेंशन कर सकते हैं कि यूट्रोटॉनिक का यूज़ कर दें, यूट्राइन मसाज करना शुरू कर दें एट द 3rd स्टेज ऑफ लेबर में, या प्रोफोलाइटिक ऑक्सीटॉक्सिस दें रूटीनली, जो कि PPH के रिस्क को 60% तक रिड्यूस कर देगी. ठीक है, उसके अलावा जो है ना हम लोग ऑक्सीटोसिन, एर्गोमेट्रिन भी दे रहे होते हैं, माइसोप्रोस्टोल भी दे रहे होते हैं. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि हमने अगर पेशेंट आ रही है हमारे पास PPH की तो हमने इसको मैनेज कैसे करना है. सबसे पहले हम लोगों ने कम्युनिकेशन ज़्यादा बेहतर करनी है. उसके बाद के मतलब कि जो भी फर्स्टिंग एक टीम अपने
रेलिवेंट प्रोफेशनल की टीम एक हायर करनी, कि ये एक बंदे का काम नहीं होता, पूरी टीम्स जो है ना इसका प्रोटोकॉल होता है, ऑब्स्टेट्रिक हेमरेजिक प्रोटोकॉल, सीनियर्स बुला देते, ये नहीं कि एक बंदा इसका हैंडल नहीं करेगा, ठीक है। उसके अलावा रिससिटेट करना है, मॉनिटरिंग, इन्वेस्टिगेशन और ब्लीडिंग को अरेस्ट करने के जो मोस्ट पॉसिबल कॉज अवेलेबल हैं उनको हमने देखना है, ठीक है। मेजर पीपीएच हो रहा है तो हमने रेड अलर्ट जो है ना जारी कर देना है कि एक्सपीरियंस मिडवाइफ को बुलाएं, स्पेशलिस्ट को, कॉन्सिडेंट को, ये सब जो है ना ब्लड बैंक को अलर्ट कर देंगे हमारे पास ब्लड चाहिए, ठीक है। ये सब हमने इसको रिससिटेट करना है, ईबीसी मैनेजमेंट करनी है, एयरवे असिस्ट करना है, ऑक्सीजन देनी है हम लोग, इंट्यूबेट करना है अगर ऑक्सीजन जो है ना वैसे नहीं लेकर जा रही, सर्कुलेशन मेंटेन करनी है, आईवी बोर्ड कैनोला देना है, ठीक है। और अगर मेजर पीपीएच है ना तो हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना है। उसके अलावा मॉनिटरिंग करते रहना है बीपी की और एस्पायरी एवरी 15 मिनट्स में, ठीक है। कंटिन्यूस बीपी लेते रहना है हम लोगों ने, और फॉलीज कैथेटर जो है ना प्लेसमेंट कर देनी फॉलीज कैथेटर की। ब्लीडिंग को कैसे हम लोगों ने क्या एड्रेस करना है, सबसे पहले हम लोगों ने यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस देनी है, यूट्रस को एम्प्टी करना है, यूट्रोटॉनिक एजेंट्स देने, बाय मैनुअल ना कंप्रेशन करना है यूट्रस का अगर यूट्राइन एटोनी की वजह से हो रहा हो, ठीक है। फिर हम लोगों ने ना ब्लड ग्रुप बोर कैनुला डालना है ताकि न्यूट्रिशन मेंटेन हो सके, ठीक है। फुल ब्लड काउंट लेना है, रैपिड इन्फ्यूजन करनी है फ्लूइड वॉर्म से, ठीक है। उसके अलावा जो है ना हम लोगों ने क्या करना है, कॉमनली यूट्राइन एटोनी को बाय मैनुअल हम लोगों ने पैसिव किया। अगर हम लोग फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए आएँ तो हम लोग उसमें यूट्रोटॉनिक एजेंट्स यूज़ करेंगे, ऑक्सीटोसिन देंगे, आईवी दे सकते हैं, आईएम दे सकते हैं 5 to 10 यूनिट्स। उसके अलावा रेक्टोमाइसोप्रोस्टोल देना है हम लोगों ने, ठीक है। उसके अलावा ट्रांसमिक एसिड देना है, ठीक है। उसके अलावा जो है ना हम लोगों ने सेंटोसाइनिन देनी है। अच्छा, कुछ जगह पे ना हम अर्गोमेट्रिन भी दे रहे होते हैं, अर्गोमेट्रिन देते हैं। उसके अलावा जो है ना कार्बाप्रोस देते हैं, लेकिन कार्बाप्रोस जो है ना सिर्फ उनमें हर पेशेंट में लेना है ना जिनमें अगर फीमेल जो है ना एस्थमेटिक है तो उनमें कार्बाप्रोस जो है ना इनहिबिटेड होता है। ये सब मेजरली अपने फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ऑक्सीटोसिन, माइसोप्रोस्टोल, सिंटोसिनिन, आर्गोटामाइन और कार्बाप्रोस, ये 5 मेडिकेशंस देनी। इससे जो है ना पोस्टमार्टम हेमरेज जो है ना मोस्ट लाइकली जो है ना रुक जाएगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं ट्रीट हो पाता और ऑन गोइंग ब्लीडिंग हुई जा रही तो हमने कंसीडर करना है कि उसकी डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन है, सीनियर की हेल्प लेंगे, रेडियोलॉजी गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाएंगे और ना सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ जाएंगे। सर्जिकल इंटरवेंशन में ना हम लोग यूटेराइन बैलून इंसर्शन कर सकते हैं, बैलून टेम्पोनाट कर सकते हैं। उसके अलावा इलियक वेसल्स की ना लाइगेशन कर सकते हैं और यूट्राइन आर्टरी की एम्बोलाइजेशन करेंगे। अगर फिर भी नहीं रुक रहा है ना, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो फिर जो है ना हम हिस्टेरेक्टमी कर देंगे। जब कोई ऑप्शन ही नहीं बच पा रहा, मतलब कि आपने मेडिकल मैनेजमेंट भी कर ली, उसके बाद सर्जिकल इंटरवेंशन भी करेगी, बैलून टेम्पोनाट, इलियक लाइगेशन करिए, अगर इन सबसे कुछ भी नहीं ठीक हो तो आखिरी ऑप्शन होता है आपके पास हिस्टेरेक्टमी का, तो हिस्टेरेक्टमी कर देते हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट आवर में पीपीएच के पेशेंट आ रही है, आपने उसमें ट्रीट करना शुरू कर दिया तो सर्वाइवल है ना, चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो है ना बढ़ जाते हैं पेशेंट के। सेकेंडरी पीपीएच की बात कर लेते हैं। सेकेंडरी पीपीएच जो है ना मोस्टली एंडोमेट्राइटिस से एसोसिएटेड होता है और इसके रिस्क फैक्टर्स हैं प्रोलॉन्ग लेबर, पीआरओएम, एनीमिया, अंडरलाइंग डायबिटीज़, ऑपरेटिव डिलीवरीज। ट्रीटमेंट वही एंटीबायोटिक देंगे, यूट्रोटॉनिक एजेंट्स देंगे। यूट्रोटॉनिक एजेंट्स में ना हमारे पास ऑक्सीटोसिन आ जाता है, जो हमने पहले बात करी, माइसोप्रोस्टोल, कार्बाप्रोस, सिंटोसिनिन देंगे, ठीक है। अगर वही ब्लीडिंग कंटिन्यू होगी तो बैलून टेम्पोनाट करेंगे, ठीक है।